हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी की हम रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं। आपको 61 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो आज डिस्कस करेंगे हम ये टेस्ट है 62। ये प्योरली बेस्ड है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे बेस्ड 3-4 टेस्ट ऑलरेडी पहले भी करवा चुके हैं हम। सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो या करंट अफेयर्स हो, रेगुलर हम फुल लेंथ तो करवाते ही है। आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। 61 तक के टेस्ट जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको सेंड कर दिए हैं। करंट अफेयर्स भी लास्ट 5-6 मंथ्स का आपको सेंड कर दिया है। आप जाके जरूर देखिएगा अपने ईमेल आईडी। अदरवाइज आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद में पैनिक होंगे, अभी ज्वाइन कर लीजिए, आपको टाइम रहते इसमें तैयारी हो जाएगी। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से किस देश के बैंकों को आरबीआई द्वारा विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी गई है? ये जो विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते हैं ये स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट है। ये कौन से अकाउंट होते हैं? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये अनुमति दी है, आरबीआई ने दी है। ये परमिशन आरबीआई ही देता है ये खाते खोलने की। इससे क्या होता है, देखिए, इंडियन करेंसी में आप भुगतान कर सकते हैं। इंडियन करेंसी में आपको ट्रेड करना है, वो उसका पेमेंट करना है, तो उसके लिए भारतीय रुपए में भुगतान करने के लिए आपका यहाँ पे वोस्ट्रो अकाउंट होना चाहिए। अभी हाल ही में भारत ने 18 कंट्रीज के साथ 18 कंट्रीज के साथ में ये उनको परमिशन दी आरबीआई ने वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की। इट मीन्स ये 18 देश भारतीय करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। कौन से देश हैं ये? बोत्सवाना है, फिजी है, जर्मनी है, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रसिया, सिंगापुर, सेशेल्स, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, यूके। कई बड़े बड़े कंट्री भी हैं। तो अभी रिसेंटली जो दी है मलेशिया को दी है। आप ये अपडेट रहिएगा, इसमें 18 से बढ़ के और भी ज्यादा हो सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ करवा देते हैं अपडेट, फिर भी आप अपनी तरफ से भी रहिएगा। किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? देखिए, अभी रिसेंटली है जो एक जयति संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई है। जयति संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना हुई है। ये कहां पे इसकी स्थापना हुई है? ये महाराजगंज जो है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, इसमें ये इसकी स्थापना हुई है। और यहां पे ये प्रजनन, ये गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, स्थापित किया गया है। ये पहला है पूरी दुनिया का जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत तेजी से विलुप्त हो रही है ये प्रजाति। इसको बचाने के लिए ये दुनिया का ये पहला ऐसा है जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जो उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में इसको स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। प्राय समाचारों में देखे जाने वाला लॉक बिट क्या है? इस लॉक बिट को पहले कहा जाता था ABCD। इसका पहले नाम था ABCD, अभी इसको लॉक बिट कहा जा रहा है। और लॉक बिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फाइलें हैं उनको, उनकी छवि को बदल के छुपा लेता है। मीन्स जैसे आपने अपने पीसी, लैपटॉप में, कहीं मोबाइल में जिस नेम से फाइलें सेव कर रखी है, अगर ये रैंसमवेयर आपके पीसी तक पहुंच गया है, वायरस, तो ये कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट आपकी फाइल्स हैं उनको पहले ये एनक्रिप्ट करता है। एनक्रिप्ट इसलिए करता है कि ताकि आप उनको एक्सेस ना कर सके। और जब ये एनक्रिप्ट करता है उसके बाद में ये जो ओरिजिनल उनका जो होता है
उसको चेंज कर देता है अपने हिसाब से, और आप ढूंढते रहते हैं, वो फाइल आपको मिलती भी नहीं है और उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते, और ये अपना काम करता रहता है। और बाद में उन फाइलों को रिलीज करने के लिए ये जो लोग करते हैं इस सॉफ्टवेयर, इस वायरस की, रैंसमवेयर की का यूज, इसके बदले में ये फिरौती मांगते हैं, ये पैसे मांगते हैं क्रिप्टो वगैरह में या और भी तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ये रैंसमवेयर है। पहले लॉकबिट, अब लॉकबिट कहा जा रहा है, ये पहले एबीसीडी रैंसमवेयर था जो डेटा को एनक्रिप्ट करता है और बाद में उसका डिस्क्रिप्शन, उसको डिक्रिप्ट करने के बदले में फिरौती की मांग करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कौन सा है ये बताना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1946 में बंबई से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये हिस्ट्री का नहीं है, अभी हम करंट अफेयर में कवर कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती थी, जिसको भीम जयंती या अम्बेडकर जयंती कहा जाता है, 14 अप्रैल को थी। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसी तरीके से, करंट से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन जो पूछा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक संघ और बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की थी। बुद्ध या कार्ल मार्क्स पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। देखिए आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, जो लोग तो नहीं लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो नाम लेते हैं, इनका हर जगह मिलेंगे आपको, अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन उनको सही मायने में पता भी नहीं है अम्बेडकर का क्या विचारधारा थी या इन्होंने क्या किया था। उन्होंने बस एक पकड़ लिया, जैसे किसी ने गांधी जी को, कोई सुभाष चंद्र बोस जी को, किसी ने भगत सिंह जी को, वैसे ही किसी ने अम्बेडकर को। ये अपने अपने मुद्दे के लिए, अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए इन्होंने ये सब कर रखा है। अदरवाइज उनको, बहुत कम लोगों को उनमें से पता होगा अम्बेडकर के इन सब जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो पहले के रहे हैं उनके बारे में। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो 1946 में संविधान सभा के लिए बंबई में जो हुआ था उसके लिए नहीं चुने गए थे। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें जो सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था 1942 में। और जो 1946 की बात हो रही है वो बंगाल में संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित, ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ये बुक लिखी थी डॉक्टर अंबेडकर ने। स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट है। और भी कई बुक थी इनकी, जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है या द अनटचेबल, इस तरीके के बुद्ध एंड हिज धम, कई बुक्स लिखी है अंबेडकर ने। किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों का लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अभी रिसेंटली किस देश ने ये क्रिप्टो फर्म का लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अभी रिसेंटली शुरुआत हुई है बिटफिनिक्स की। बिटफिनिक्स की शुरुआत हुई है। ये बिटफिनिक्स क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनिक्स है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है बिटफिनिक्स। और ये शुरुआत की है अभी जो सेंट्रल अमेरिकी देश है एक, अल साल्वाडोर, ये सेंट्रल अमेरिका का देश है, इसने इसकी शुरुआत की है। और ये ऑफिशियली लाइसेंस प्राप्त करने वाला ये पहला देश बन गया देने वाला। और जो ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनिक्स है, ये लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। दोनों ही ध्यान रखिएगा, अल साल्वाडोर और बिटफिनिक्स। निम्नलिखित में से किस संगठन ने द स्टेटस ऑफ वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट जारी की है? देखिए इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है,
खाद्य से रिलेटेड एग्रीकल्चर जो एरिया है, कृषि क्षेत्र, उसमें जेंडर इक्वलिटी को महत्व दिया है और जेंडर इक्वलिटी को महत्व देते हुए ही ये रिपोर्ट इस शीर्षक से, इस टाइटल से प्रकाशित की है, द स्टेटस ऑफ वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम। ये किसने जारी की है? FAO, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, उसने ये जारी की है। बी इसका करेक्ट आंसर है। FAO के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इसकी स्थापना है, जो खाद्य और कृषि संगठन है, ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी भी है। और कब की गई थी? 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये भी आप इससे जुड़ा हुआ ध्यान रखिएगा। एक डे का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो इसी तरीके से आपको सीखते रहना है क्वेश्चन के साथ ही। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन FAO की स्थापना की वर्षगांठ है, इसलिए मनाया जाता है। FAO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इटली में है इसका हेडक्वार्टर, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहां पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई है? CNG से ये पहले चर्चा में थी 2019 में और अभी ये फिर चर्चा में है। इसका करेक्ट आंसर है डी, हरियाणा में ये CNG से चलने वाली पहली रेलगाड़ी अभी चलाई गई है। हाल ही में कहां देश की पहली बार वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया गया? वाटर मेट्रो देश में पहली बार कहां पे शुरू किया गया है? देखिए, इसकी कहानी समझते हैं पहले। ये जो वाटर मेट्रो है, ये क्यों चलाई गई है? क्योंकि इस एरिया में जो नॉर्मल मेट्रोज हैं वो चलाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। नॉर्मल ट्रेन या मेट्रोज का जो संचालन है, जो ट्रेडिशनल ट्रेन कहें हम, उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही थी। उसको देखते हुए ये वाटर मेट्रो शुरू की गई है, उसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। इसमें वाटर मेट्रो में जो मेट्रो है, चाहे आप दिल्ली मेट्रो कहें या और कहीं जहां मेट्रो शुरू की गई है, उन अदर मेट्रोज की तरह ही फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं सारी इस मेट्रो में। वाटर मेट्रो ये जो शुरू की है, इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कहां से मिला है? जर्मनी से। जर्मनी का बैंक है KfW बैंक, इससे पैसा लिया है केरला गवर्नमेंट ने। भारत सरकार का भी है इसमें रोल। और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने केरला में, कोच्चि में। इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये इसलिए चलाई है कि यहां से कोच्चि है और इसके आसपास के जो 10 द्वीप हैं, यहां पे जाने के लिए जो नॉर्मल मेट्रो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो इन 10 द्वीपों तक पहुंचने के लिए ये अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम युवा स्टार्टअप को शामिल करने एवं पहचानने हेतु युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये बात सही है। इसी के लिए यूथ को स्टार्टअप में शामिल करने के लिए, ये पूरा इकोसिस्टम सही से रहे यूथ के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में ये युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय सांकेतिक भाषा एस्ट्रोलैब सांकेतिक भाषा में जो निर्देशात्मक वीडियो तक आभासी पहुंच प्रदान करके समावेशिता को बढ़ावा देती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्योंकि ये जो एस्ट्रोलैब है, इसमें जो सांकेतिक भाषा है उसमें एक निर्देशात्मक वीडियो तक आभासी पहुंच प्रदान कर सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ही ये इसमें दूरबीन है और भी कई दृश्य श्रव्य की सहायता से 65 के आसपास इसमें उपकरण, लेंस वगैरह लगाए गए हैं।
अब इससे जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अभी कहाँ पे दिव्यांग लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए, कला और आर्ट कल्चर के लिए और भी अदर एरियाज में उनको उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला शुरू की गई है, वो कहाँ पे की गई है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसलिए मैं इसके साथ ही करवा रहा हूं आपको। ये की गई है हरियाणा में। हरियाणा में है करनाल। करनाल में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की गई है और इन्हीं के लिए की है, युवा स्टार्टअप और दूसरा जो दिव्यांग है उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए हरियाणा के करनाल में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की गई है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाद में फिर आपको पता नहीं लगता है कि कहां से क्वेश्चन आया है, फिर कहते हैं टेस्ट में से नहीं आया, लेकिन साथ में करवाया जाता है आपको। तो आप हर चीज को सीरियसली लेके पढ़ें। बेस्टिल डे परेड के लिए पीएम मोदी को किस देश में आमंत्रित किया गया है? बेस्टिल डे परेड ये क्या है, पहले ये समझ लेते हैं हम। बेस्टिल डे परेड क्या है? बेस्टिल डे ये जो पेरिस शहर है, पेरिस, उसका जो पूर्वी दरवाजा था, ईस्टर्न जो उसका गेट था, उसकी सेफ्टी के लिए रखवाली के काम आता था ये बेस्टिल। ये एक मध्य युग का, मिडल एरा का है, एक किला है, फोर्ट, जो बाद में जाके ये जेल बन गया। ये किला था, ये किस लिए था? ये ताकि जो ईस्टर्न पेरिस है, पूर्वी पेरिस, उसकी रखवाली की जा सके। जो पेरिस का पूर्वी दरवाजा है उसकी रखवाली के लिए ये किला बनाया गया था, जिसको बाद में जेल में तब्दील कर दिया। अब ऐसा कैसे हुआ? 17th और 18th सेंचुरी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी के सदी के दौरान क्या हुआ, महत्वपूर्ण लोगों को कैद करने के लिए इसी जगह को चुना गया, इंपॉर्टेंट लोगों को। अब आप इंपॉर्टेंट लोग समझ सकते हैं महत्वपूर्ण लोग कौन है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि ये पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट कौन है, ये इमरान खान, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों को इसी तरीके के लोगों को जेल में डालने के लिए ये जगह को चुना जाता था। 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस के लोग थे, उन्होंने इन महत्वपूर्ण लोगों को, जिनको कैद में कर रखा था, उनको छुड़ाने के लिए क्रांतिकारियों की भीड़ ने इस किले पे अटैक किया और उन सब लोगों को आजाद करवाया। जैसा आप अभी पाकिस्तान में देख रहे हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी है जो इस इंपॉर्टेंट आदमी को छुड़ाने के लिए रोड पे क्रांति ला रहे हैं। तो वैसे ही, और आपने सुना होगा अमेरिकन क्रांति, फ्रांस की क्रांति, यही है वो फ्रांस रिवॉल्यूशन, जिसको आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए यही फ्रांस रिवॉल्यूशन है। यहीं से फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती। बेस्टिल डे परेड जो ये भीड़ ने आजाद करवाया, और इसी को फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है, और उसी के लिए ये बेस्टिल डे परेड किया जाता है हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में। और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को अभी हाल ही में इनवाइट किया है और वो जाएंगे इसमें। एग्जाम्पल से इजीली समझ जाओगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ये जो विश्व विकास रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? जो WDR है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। वर्ल्ड बैंक जारी करता है रिपोर्ट, हर साल जारी करता है। एनुअल रिपोर्ट है। इसका जो मेन पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, वो किसी भी जो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ इश्यू है उस पर एक एनालाइज करना, उस पर जो सिफारिश करना, रिकमेंड करना कि क्या इसमें और नीतिगत सिफारिशें हो सकती है, वो वर्ल्ड बैंक बताता है अपने रिपोर्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? देखिए, अभी म्यांमार से जो बॉर्डर लगे हुआ है उधर कुछ काफी चल रहा था, अभी थोड़ी शांति है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैं शुरू से डे 1 से कह रहा हूं कि मैप के बिना
इस तरीके के क्वेश्चन मत कीजिएगा, आप मैप जरूर देखिएगा। मैप के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये है म्यांमार से जो बॉर्डर लगता है, ये म्यांमार का बॉर्डर है। यहां से अरुणाचल प्रदेश, ये रेड वाली जो लाइन है ये म्यांमार का बॉर्डर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा में कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 ही स्टेट हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अभी मणिपुर में ये जो इधर मैती कम्युनिटी, नागा और वहाँ के जो लोकल इश्यू हो गया था उसकी वजह से काफी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, या तो कम्युनिटी का पूछा जा सकता है या ये ज्योग्राफिकली पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इंडिया का मैप अब तो याद कर लीजिए, अभी भी नहीं किया है तो रोज 5 मिनट भी देखोगे तो याद हो जाएगा एग्जाम तक। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही से मैच कौन सा कर रहा है इनमें से? ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, ये बिल्कुल सही है। ये ऑपरेशन कावेरी अभी शुरू किया है सूडान में। मैंने आपको समझाया कि सूडान में क्या हो रखा है, वहां पे आपस में लड़ रहे हैं 2 जनरल है, तो जो उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वहां से काफी लोगों को निकाल लिया गया है। ऑपरेशन गंगा, भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में बचाव एवं राहत सामग्री, नहीं, ये ऑपरेशन गंगा नहीं था। तुर्की में और सीरिया से जो लोगों को बचाना या वहां के लोगों को भूकंप में राहत सामग्री या उन लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए, ये जो रूस के साथ निकाला गया था ये ऑपरेशन देवी शक्ति नहीं था, ये था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन दोस्त, अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के समय वहां फंसे भारतीयों को निकालना, ये ऑपरेशन दोस्त नहीं था। तालिबानियों ने जब ये सब किया इधर अफगानिस्तान में, तो वहां से निकालने के लिए जो इंडियंस थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था। ये ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था अफगानिस्तान में। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भूलेगा मत। सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में देशों का सही क्रम अधिक से कम क्या है? सबसे ज्यादा, देन उससे कम। अपने जो सैन्य है, आर्मी, सेना, इस पे कौन सबसे ज्यादा पैसे बजट खर्च करता है, फिर उसके बाद इस तरीके से ज्यादा से कम। देखिए अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है सिप्री क्या है? ये स्वीडिश थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है सिप्री। स्वीडिश थिंक टैंक है ये, और ये बताता है कि दुनिया में कौन सा देश अपने सेना पे कितना खर्च कर रहा है, अपने टोटल बजट का कितना खर्च कर रहा है। इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा दिस वन। हम चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका कर रहा है 13%, देन चाइना, देन रूस, और ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए चाइना, रूस और इंडिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो उनके बजट का जरूर डिफरेंस रहता है। अदरवाइज जो परसेंटेज वाइज देखा जाए, अमेरिका के टोटल बजट का 13%, चीन अपने बजट का 3.9%, रसिया अपने बजट का 3.6% और इंडिया अपने बजट का 3.3%। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र में थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस शामिल है। सही पूछा गया है, सही कौन सा का है, करेक्ट कौन सा है? देखिए गोल्डन क्रिसेंट में ये नहीं, गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो गोल्डन ट्रायंगल है वो बोला जाता है थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम, ये और लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। गोल्डन क्रिसेंट जो एरिया है उसमें ये आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान।
ये इनको थ्रेट्स फ्रॉम डेथ भी कहा जाता है। ये दोनों ही है, चाहे गोल्डन क्रिसेंट हो या गोल्डन ट्रायंगल, ये थ्रेट्स फ्रॉम डेथ बोला जाता है। और उसकी वजह है यहाँ पे ड्रग्स की तस्करी करना। तो इसका देख लीजिए, यहाँ पे है ये, इसको मैप में जरूर देखिएगा। ये गोल्डन ट्रायंगल है, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, गोल्डन ट्रायंगल। और ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये है गोल्डन क्रिसेंट। ये वो एरिया है जहाँ पे इन्हीं की जो एजेंसीज है उनकी मदद से यहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई, तस्करी की जाती है। और फिर अफगानिस्तान से जो ड्रग, अफगान हीरोइन आती है, वो अफीम, उसको पाकिस्तान हीरोइन बना के अपना, और फिर भारत में ड्रोन्स वगैरह या वहाँ के जो जिहादी है उनकी मदद से यहाँ पहुंचाता है। दोनों ही सही नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदियों पर रखा गया है। ये थ्रू आउट चर्चा में रहती है ब्रह्मोस। इसके बारे में आप जरूर अपने लेवल पे भी अगर पढ़ सकते हैं, टाइम है तो पढ़िएगा। ये सही है कि ब्रह्मोस का जो नाम है ये ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदियों के नाम पे रखा गया है। ये रशिया की रिवर है, ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ की रिवर है। ये डीआरडीओ और एनपीओएम, डीआरडीओ इंडियन और एनपीओएम रशियन, इनके बीच में एक संयुक्त ये उद्यम है। इनके का है ये ब्रह्मोस है, जो भारत और रूस का, इंडिया का डीआरडीओ, रशिया का एनपीओएम, इन्होंने बनाया है ये ब्रह्मोस। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। हम सभी जानते हैं ब्रह्मोस क्या है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, ये ब्रह्मोस की नीति है। क्योंकि इसको एक बार छोड़ दिया तो जहां के लिए इसको छोड़ा है वहीं जाता है ये। पहला और तीसरा ये करेक्ट है। अभी रिसेंटली इसका समुद्र में भी टेस्टिंग हो चुकी है। अब ये लैंड, एयर और ओशियन, तीनों में ये इसको एक किसी भी मौसम में, दिन हो रात हो, कोई सा भी मौसम हो, इसको ब्रह्मोस को यूज लिया जा सकता है। मौसम की इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। और इसमें किसी के गाइडेंस की भी जरूरत नहीं। एक बार इसको जहाँ के लिए छोड़ा है, छोड़ के और फिर ये वहीं जाता है, इसको गाइडर नहीं चाहिए। निम्नलिखित कथनों के आधार पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध पर विचार कीजिए। दोनों देश I2U2 समूह के सदस्य हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। सही कौन सा है? देखिए, अभी भी चर्चा में है ये I2U2, इसी का अभी और एक्सपेंशन हुआ है। आप इसको जरूर नोट कीजिए या याद कीजिए, पढ़िएगा इसके बारे में और अपने लेवल पे भी। I2U2 क्या है? इसमें I2 जो है इंडिया और इजराइल, जो U2 है ये है UAE एंड USA। ये ध्यान रखिए, ये है। और ये एक व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए ये बनाया गया है, ये ग्रुप है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट प्रकाशित किया? यह रिपोर्ट और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र का जो जनसंख्या कोष है UNFPA, वो जारी करता है इस रिपोर्ट।
हक्की पिक्की जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जनजाति है, काफी चर्चा में है, पूछा जा सकता है, वैसे भी क्वेश्चन आता है आपके एक ट्राइब से रिलेटेड। इनमें से सही कौन सा है वो पूछा गया है। स्टेटमेंट देखते हैं। यह जनजाति एक अर्ध घुमंतु जनजाति है जो परंपरागत रूप से पक्षियों को पकड़ती है और शिकार करती है। उनका समाज पितृसत्तात्मक है और इसमें बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। ये सही नहीं है, इनका समाज मातृ सत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक नहीं है। और इसमें है जो एज है महिलाओं की 18 ईयर है और जो पुरुष हैं उनकी 22 ईयर है। इस सोसाइटी में, इस जनजाति में शादी की एज। और इसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है अंतरवंशीय विवाह को दी जाती है, एक वंश में नहीं दूसरे वंश में। और जो मोनोगेमी है जिसको कहते हैं पत्नीत्व है, मातृत्व है, वो इसमें प्राथमिकता रहती है। ये उनका महाराणा प्रताप के साथ पैतृक संबंध माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। राणा प्रताप के साथ इनका पैतृक संबंध माना जाता है। यह कर्नाटक की एक अनुसूचित जनजाति है, बिल्कुल ये सही है, ये कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति है। और अभी रिसेंटली इस जनजाति के काफी लोग गो को सूडान से बचा के लाया गया है ऑपरेशन गंगा के, इसके कावेरी के तहत। तो प्राइम मिनिस्टर भी मिले थे उनसे, तो ये और भी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ध्यान रखिएगा, ज्यादा नहीं तो हक्की पिक्की कर्नाटका की जनजाति है। जीरो शैडो डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीरो शैडो डे यह तब होता है जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। यह घटना वर्ष में 2 बार पृथ्वी पर करक एवं मकर रेखा के बीच प्रत्येक बिंदु पर होती है। यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके प्रत्येक बिंदु पे साल में 2 बार होती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जीरो शैडो डे की बात हो रही है। जीरो शैडो डे ये वो दिन होता है जब जो सूर्य है सीधा सिर के ऊपर होता है। इसमें जो इमारतें हैं, खंबे हैं, पेड़ हैं, इनकी कोई आपको छाया नहीं दिखती है। और ये साल में 2 बार होती है। कहीं देखने को मिलती है, कहीं देखने को नहीं भी मिलती है। आजकल ग्रहण वगैरह काफी चल रहे हैं, कभी सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण। पहले तो थे, पाठक साहब पूछ लेते थे, आजकल है नहीं। किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए 5 मापदंड निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा दिए गए हैं। किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए 5 मापदंड दिए गए थे, वो किस समिति ने दिए गए थे। देखिए, एक कमेटी बनी थी 1965 में, लोकुर कमेटी, उसने सिफारिश की थी और उसी के बेस पे फिर ये किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है। तो ये 5 मापदंड दिए जाते हैं। आदिम लक्षण, विशेष संस्कृति, उनका क्या भौगोलिक अलगाववाद है, बड़े पैमाने पे समुदाय के साथ जुड़ने में हिचक रखते हैं वो। लोकुर कमेटी याद रखिएगा, ये काफी चर्चा में है। शुक्र अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड, इसरो, ये सही है, शुक्रयान इसरो का है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मैगलन, ये सही नहीं है। नासा, विंची, द विंची और वेरिटॉस, ये नासा के हैं, ये सही है। जो मैगलन है ये अंतरिक्षयान रडार का यूज किया जाता है इसमें, और ये नासा का ये मैगलोन अंतरिक्षयान रडार का उपयोग करके शुक्र की पूरी जो सरफेस है उसकी छवि लेने वाला ये पहला अंतरिक्षयान था। तो पहला और तीसरा सही है इसमें, क्योंकि ये
नासा का था, यूरोपियन एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी का नहीं था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये है GTI, ग्लोबल टेरर इंडेक्स, टेररिज्म इंडेक्स जो है उसकी बात हो रही है। ये 2007 से शुरू हो गया है और चल रहा है, 2022 तक का आया है। इसमें यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र इसको नहीं प्रकाशित करता है, इसको जो प्रकाशित करता है वो IEP है, एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, वो जारी करता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आतंकवाद के कारण होने वाली वैश्विक मौतों में भारी गिरावट आई है। ये सही है, लेकिन इसमें 2022 के बाद से बढ़ी है। बुर्किना फासो समूह और उसके सहयोगी विश्व स्तर पर सबसे घातक आतंकवादी समूह थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा केवल बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। त्योहार और क्षेत्र, क्योंकि देखिए वो अभी जो बुर्किना फासो का चल रहा था वो सबसे खतरनाक नहीं था, सबसे खतरनाक IS को माना गया, इस्लामिक स्टेट को। इस रिपोर्ट में पहले बुर्किना फासो था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग IS जो है, इस्लामिक स्टेट और उसके जो सहयोगी लगातार पिछले 8 वर्ष से सबसे घातक आतंकवादी समूह माने गए। साजिबू चेरा ओबा, ये किस एरिया में? साजिबू, देखिए साजिबू चेरा ओबा ये मणिपुर का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। उगादी है, ये कन्नड़ में इसको तोरणालू या तोरण भी कहा जाता है। तो ये सही है, ये दक्कन क्षेत्र का। बोहाग बिहू सभी जानते हैं, बोहाग बिहू आसाम का, ये बहुत फेमस है। सात बिहू भी कहा जाता है, एक परंपरा है। ये जो मैती लोग हैं ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं इसको। तो इसमें ये सारे ही करेक्ट हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और भी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर ऊपर जो नंबर दिया गया है उस पर भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो अब तो शुरू कर दीजिए, काफ़ी टाइम निकल चुका है, लेकिन आप अभी सीरियसली करते हैं तैयारी शुरू तो निकाल सकते हैं इस एग्ज़ाम को, ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच।